नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जो कि आगामी जितनी भी प्रवक्ता संबंधी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। खासतौर से जो भी विद्यार्थी झारखंड पीजीटी हिंदी से अभी हाल ही में एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अंतिम समयों में ये एक तरीके से गाइडेंस के रूप में भी देखी जा सकती है। हमने झारखंड पीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लेकर सरल और कठिन दोनों तरीके के प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। अभी तक हमने 2 प्रैक्टिस सेट सरल दृष्टिकोण से करवाया था, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो कि 100 में से लगभग 97, 96 इस तरीके से सवाल सही कर रहे थे। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा अलग है। इसमें कठिन और आसान दोनों तरीके के सवालों को शामिल किया गया है। इसका पैटर्न भी थोड़ा सा अलग होगा। तो इस तरीके से फाइनल एग्जाम में जो भी विद्यार्थी बैठेंगे तो सरलता और कठिनता के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित करना है उसको भली भांति समझेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रे 2 दिन का यौवन, दिवस का अवसान समीप था, इस खंडहर में बिजली सी उन्मत्त जवानी दौड़ी होगी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो देखिए, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन किसी न किसी कवि की पंक्तियां यहाँ पर रखी गई हैं। पंक्तियों के माध्यम से ही हमें बताना है कि लक्षणा शब्द शक्ति किसमें नहीं है। नहीं को भी ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले जानना जरूरी है कि लक्षणा शब्द शक्ति आखिरकार होती क्या है। अभिधा, जिसमें कि सीधा सीधा अर्थ निकलता है। लक्षणा में मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है और व्यंजना में तीसरा अर्थ या अनुक्ति के माध्यम से अर्थ निकाला जाता है। तो लक्षणा का मतलब कि मुख्यार्थ में बाधा। तो जिन पंक्तियों को आप देख रहे हैं, चारों पंक्तियों को, उसमें ऑप्शन दूसरा जो है, दिवस का अवसान समीप था, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है, क्योंकि इसका सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है। बाकी का जो अर्थ है, कहीं न कहीं इसके मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 50, यानी जिसको कि हम पहला कर रहे हैं, इसके माध्यम से लक्षणा शब्द शक्ति और उसी के साथ अन्य जो शब्द शक्तियां हैं उसका भी रिवीजन हो गया होगा। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है कि ओज गुण से युक्त होती है एवं इसमें मधुरता और सुकुमारता नहीं होती, यह कथन निम्न में से किस रीति से संबंधित है। देखिए, यहाँ पर रीति का एक तरीके से विशेषण दिया गया है, उसकी विशेषता बतलाई गई है कि कौन सी ऐसी रीति है जिसमें ओज गुण होती है, ओज गुण होता है, बल्कि और साथ में इसमें मधुरता और सुकुमारता नहीं होती है। तो कौन सी रीति है? ऑप्शन दिया गया गौड़ी रीति, पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, अवंतिका रीति। तो ऑप्शन में आपने चारों रीतियों को देख लिया। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन पहला है, गौड़ी रीति। गौड़ी रीति की यह विशेषता है कि उसमें ओज गुण तो होता है लेकिन मधुरता और सुकुमारता नहीं होती है। अब वैदर्भी रीति क्या है, पांचाली रीति क्या है, ये भी सब आपके दिमाग में आ रही होंगी बातें। तो देखिए, रीतियों में खासतौर से मधुरता और सुकुमारता का ही इंपॉर्टेंट रोल है और साथ में गुण का है। तो हर रीति का अपना अलग अलग है, जिसमें कि जैसे पांचाली रीति है तो इसमें मधुरता और सुकुमारता दोनों मुख्य रूप से पाई जाती हैं। वैदर्भी रीति में समास को महत्व दिया गया है। ये खास खास विशेषताएं, मान लीजिए ऐसे लक्षण दिया जाएगा तो उम्मीद है कि आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना निम्न में से किस अलंकार में होती है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रांतिमान। तो चारों ऑप्शन आपने देखा और संभावना शब्द से तुरंत आप इसके सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु मानो जनु जानो, उत्प्रेक्षा और कई जगहों पर इव शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो संस्कृत का शब्द है जिसका कि अर्थ संभावना से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सोरठा छंद में नहीं होता। तो सोरठा छंद क्या है, इसकी विशेषताएं आपके दिमाग में आनी चाहिए और तभी आप बता पाएंगे कि छंद नहीं होता है, क्या इसकी खास विशेषताएं। ऑप्शन दिया गया है, विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं, सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, यह मात्रिक अर्धसम छंद है, सम चरण तुकांत होते हैं। तो कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि सोरठा में नहीं पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब है, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में आने लगा होगा, ऑप्शन चौथा। ये वाला जो लक्षण दिया गया है ये बिल्कुल सोरठा में नहीं है। बाकी
विषम चरणों में यानी कि पहले और तीसरे चरणों में कितना कितना 11-11 मात्राएं, और सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी कि 13-11 का जो रिलेशन है वो सोरठा से रिलेटेड है। और इसी का उल्टा एक और छंद है जिसको कि हम दोहा कहते हैं, जिसमें कि 11 और 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इन दोनों को खास तौर से ध्यान में रखिए। बाकी ऐसे प्रश्न में आप देख रहे हैं कि ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि निम्नलिखित में से किसने माना? तो पुष्य या पुंड, तुरंत नाम आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये आदिकाल के कवि हैं, और इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन दिया गया राहुल साकृत्यायन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, शिव सिंह सेंगर। तो इसके बाद आपके दिमाग में इसका सही जवाब आने लगा होगा कि हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना है। ऑप्शन चौथा है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर की पुस्तक का क्या नाम है, कब प्रकाशित हुई, ये सारी चीजें बिल्कुल अपने ध्यान में रखें। और जो भी नाम दिए गए इसमें ये भी नाम किसी न किसी कवि को पहला कवि माने हैं। जैसे साकृत्यायन किसको माने, सरापा का नाम आ जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको माने। ये सारी तथ्यात्मक जानकारी अपने दिमाग में जरूर एक बार आप रिवाइज कीजिए। अगला प्रश्न है कि 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं, यह किसका कथन है? यह कथन किसका दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल साकृत्यायन। तो इसका सही जवाब आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। ऑप्शन दूसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मानना है कि 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। यह कथन है राम कुमार वर्मा का। ठीक है, देखिए इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी नाम दिया गया है, तो कई बार कंफ्यूजन सा क्रिएट हो सकता है, लेकिन सही जवाब तक आप पहुंच गए होंगे। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीर गाथा काल नामकरण में सम्मिलित रचनाओं में से नहीं है। वीर गाथा काल में कुल 12 रचनाओं की बात की जाती है, 12 रासो ग्रंथों या फिर वीर रचना प्रधान कविताओं के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। तो कौन सी ऐसी रचना है जो कि इस ऑप्शन में नहीं दी गई है? विजयपाल रासो, पौम चरियो, खुमान रासो, कीर्तिलता। तो ऑप्शन देखने के बाद सही उत्तर तक पहुंच गए कि ऑप्शन दूसरा पौम चरियो नाम की जो रचना है वो 12 ग्रंथों में शामिल नहीं है। बाकी जितनी भी रचनाएं यहाँ पर हैं सभी क्या है, सम्मिलित हैं। और इन रचनाओं के रचनाकार कौन है, देखते ही रचना को तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। अगला प्रश्न देखने में बहुत छोटा, पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है। यानी कि जब नामकरण पढ़ेंगे काल विभाजन और नामकरण, तो उसमें नामकरण के कई आधार बताए गए हैं, उसमें एक है प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जिसमें प्रवृत्ति नहीं है? भक्ति काल, रीतिकाल, भारतेंदु काल, पुनर्जागरण काल। तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन तीसरा, भारतेंदु काल क्या है, यह व्यक्ति विशेष के नाम पर पड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। सुमेलित युग्म हमें बताना है कि नहीं है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य रुद्र संप्रदाय, निम्बार्काचार्य संकादिक संप्रदाय, वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय। तो तुरंत आप अपने दिमाग को जल्दी से चला सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। सही जवाब इसका है कि मध्वाचार्य बताया जा रहा है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये गलत है। बाकी रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय की सही है, निम्बार्काचार्य संकादिक संप्रदाय के ये भी सही है, वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के ये भी सही है। तो मध्वाचार्य किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं इसको ध्यान में रखिए, और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ये भी आप अपनी जो भी पढ़ाई की है उसको रिवीजन के तौर पर देखिए। बताने के लिए मैं पूरा बता सकता हूं, लेकिन स्पेस दिया जा रहा है ताकि आपका दिमाग भी उधर तक दौड़े। अगला प्रश्न है कि सहजो बाई और दयाबाई निम्न में से किसकी शिष्याएं थीं? कबीरदास, दादू दयाल, चरणदास, जसनाथ। तो ये दोनों देखिए महिला लेखिकाएं हैं। वैसे हम जब भी मध्यकालीन काव्य को पढ़ते हैं या फिर आदिकाल, खासतौर से मध्यकालीन काव्य में, तो मीराबाई का ही नाम हमें सबसे पहले आता है दिमाग में। लेकिन यहाँ पर देखिए दो अन्य कवित्रियों का नाम आया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि चरणदास की शिष्य थी सहजोबाई और दयाबाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? रचनाएं एक तरफ दी गई हैं, एक तरफ रचनाकार हैं, और देखने पर तुरंत आप पता कर सकते हैं कि ये किस कालखंड के सारे कवि हैं। मुल्ला दाऊद चंदायन, ईश्वरदास सत्यवती कथा, कुतुबन मृगावती, गणपति कदिया लक्ष्मण सेन
लखमसेन पद्मावती कथा। तो कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है? तो तुरंत हमें ऊपर के तीनों युग्म क्या हुए? सही हैं। तो इसका मतलब है कि चौथा युग्म जो दिया गया है गणपति लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा क्या है? गलत है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप से संबंधित नहीं है? अष्टछाप से रिलेटेड क्वेश्चन प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, स्थापना से लेकर, इसमें शामिल कवियों से लेकर और गुरु शिष्य परंपरा से लेकर। और यहाँ पर तो देखिए पूछा गया कि कौन सा कवि जो है अष्टछाप में नहीं है। ऑप्शन दिया गया सूरदास, सूरदास, नंददास, स्वामी हरिदास, शीत स्वामी। तो देखने से तुरंत आप कैच कर लिए कि स्वामी हरिदास को तो बिल्कुल हमने नहीं पढ़ा है। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब हो गया। स्वामी हरिदास खुद एक अलग संप्रदाय से जुड़े हुए थे, हरिदासी संप्रदाय से, इनका अलग ही था सब। अगला प्रश्न है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, यह प्रसिद्ध उक्ति भक्ति काल के किस कवि की है? गोस्वामी तुलसीदास, संत रविदास, सूरदास, नंददास। चारों ऑप्शन देखने के बाद तुरंत आप बताएंगे कि इसका सही जवाब है गोस्वामी तुलसीदास। हालांकि अगर इसमें गोरखनाथ नाम रहता तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता, लेकिन सभी भक्तिकालीन कवियों का नाम इसमें दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दे भी दिया गया प्रश्न में कि भक्ति काल के किस कवि का है। अगर ये शब्द यहाँ नहीं होता और गोरखनाथ को इसमें रखा गया होता तो लगभग 50% विद्यार्थी इसका गलत उत्तर देकर आ सकते थे। लेकिन आप आगे आगे की परीक्षाओं के लिए बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इसका सही जवाब तुलसीदास है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है। सुमेलित युग्म हमें बताना है, रचनाकार है, रचना है पद्माकर शिवराज भूषण, मतीराम पद्माभरण, जसवंत सिंह भाषाभूषण, भूषण कवि कुल कंठाभरण। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सुमेलित युग्म हमें पूछना था, बताना था। तो तुरंत इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा जसवंत सिंह। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है कि भले इसका नाम भाषाभूषण है लेकिन ये अलंकार ग्रंथ के रूप में फेमस है। ये भी सवाल पूछा जाता रहा है, आगे की परीक्षा के लिए ध्यान रखिए। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है रसलीन, घनानंद, बोधा, द्विजदेव। चारों ऑप्शन देखने के बाद आपके मन मस्तिष्क में आने लगा होगा कि रीति मुक्त काव्य धारा कवि नहीं है। सही जवाब है रसलीन। जबकि हम एक सांस में पढ़ते हैं कि घनानंद, बोधा, आलम, द्विजदेव, ठाकुर, इन सबको रीति मुक्त मानते हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने पूछा था कि द्विजदेव का पूरा नाम क्या है। पूरा नाम जरूर ध्यान में रखें, कई विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था। तो नीचे के जितने भी कमेंट्स दिए जाते हैं वो गंभीर विद्यार्थियों के रहते हैं, तो जरूर एक नजर आप कमेंट्स में भी दौड़ाइए, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें पता चले। इसका जो सही जवाब मैंने बता दिया। अगला प्रश्न है रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब देखिए जोड़ा को युग्म भी लिखा जा सकता था, लेकिन एक ही तरीके के प्रश्न पूछते पूछते कई बार विद्यार्थी भी उब जाते हैं और जो पूछने वाला है वो भी उब जाता है, इसलिए शब्दों में देखिए यहाँ पर प्रयोग किया गया। लेकिन प्रश्न का जो पैटर्न है कुछ वही है। छत्रसाल, दर्शक, भूषण, ललित ललाम, मतिराम, अष्टयाम, सेनापति, अंग दर्पण, रसलीन, कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो हमें बताना है। पढ़ते हुए तुरंत आप बता देंगे कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन तीसरा दिया गया अष्टयाम, ये सेनापति का बताया जा रहा है, ये क्या है? गलत है। बाकी छत्रसाल, दर्शक, भूषण का हो गया, ललित ललाम, मतिराम, अंग दर्पण, रसलीन का। यहाँ पर ललित ललाम से भी संबंधित सवाल आता है कि इसमें किस तरीके का ये ग्रंथ है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए अलंकार ग्रंथ ये भी। इसी तरीके से रसराज, उसमें तुरंत पकड़ लेंगे ललित ललाम अलंकार ग्रंथ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। सुमेलित युग्म हमें बताना है कौन सा नहीं है, यानी तार सप्तक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक से, हरिनारायण व्यास दूसरा सप्तक से, सरस्वती दयाल सक्सेना दूसरा सप्तक, विजय देवनारायण शाही तीसरा सप्तक। तो सप्तकों को अच्छे से पढ़े होंगे तो तुरंत इस सही जवाब दे सकते हैं। तो देख रहे हैं आप विकल्पों को देखने के बाद पहला ऑप्शन सही है कि मुक्तिबोध तार सप्तक से है। हरिनारायण व्यास का यहाँ पर दिया गया है कि ये है कि नहीं, ये भी है। सरस्वती दयाल सक्सेना जो है वो तीसरे सप्तक से जुड़े हुए हैं, यही ऑप्शन क्या हो गया? गलत है एक तरीके से। ठीक है, और बाकी जितने भी नाम दिए गए हैं सब सही सप्तक से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना नहीं है। पांडे बेचन शर्मा का कौन सा इसमें कौन सी रचना नहीं है? चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, दिल्ली का व्यभिचार, शराबी। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें सही जवाब बताना है कि कौन सा नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, दिल्ली का दलाल जो दिया व्यभिचार दिया गया है, ये इनकी रचना
नहीं है, बाकी सभी रचनाएं पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट पूरा किया विसाहुणा बहुरी न आवो हट। उक्त साखी में विसाहुणा का अर्थ क्या है? आवागमन, मोक्ष, खरीद फरोख्त, अन्य मनस्क। तो ये देखिए थोड़ा सा आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है। तो विसाहुणा का अर्थ है, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, खरीद फरोख्त। ठीक है, और ये साखी है तो कबीर से इसको जोड़ सकते हैं। आप सभी को कबीर ग्रंथावली भी पढ़ना ही है। अगला प्रश्न है कि नाथ लखन पुरु देखन चही प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। उक्त पंक्तियां रामचरितमानस में किसने किससे कही है? यानी संवाद पर आधारित ये प्रश्न है। लक्ष्मण ने राम से, राम ने विश्वामित्र से, विश्वामित्र ने जनक से, जनक ने विश्वामित्र से। तो यहां पर सही जवाब है कि राम ने विश्वामित्र से कहा कि नाथ लखन पुरु देखन चहे प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। ठीक है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि बहुरी सखी सुफलक सुत आयो परयो संदेश उर गाढ़ो। भ्रमर गीत सार में यहाँ सुफलक सुत से क्या आशय है? हमने एक भ्रमर गीत सार को पढ़ाते हुए उपंग सुत नाम से एक अर्थ बताया था। यहाँ पर देखिए सुफलक सुत नाम आया हुआ है। ऑप्शन दिया गया सूरदास, कृष्णदास, उद्धव, अक्रूर। तो इसका जो सही जवाब हो गया, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अक्रूर जी के लिए कहा गया है सुफलक सुत। तो भ्रमर गीत सार से संबंधित ये जो भी तथ्य हैं इनको जरूर ध्यान में रखिए, सिलेबस में आप सभी के लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि श्याम मिलन सिंगार सजावा सुखरी सेज बिछावा मीरा रे प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जावा। इसमें अभिव्यक्त जो भाव है क्या है? स्तुति, वंदना, विनय, प्रेमाभिलाषा और विरक्ति। तो पंक्तियों को एक से अधिक बार पढ़ने की जरूरत है और तुरंत आ जाएगा कि क्या है, प्रेम अभिलाषा की इसमें चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है कि पीय विछुरन को दूसहु दुख हरख जात प्योसार दुर्योधन लव देखियत तजत प्राण ही बार। बिहारी की उक्त पंक्तियों में दुर्योधन को प्राप्त किस चाप की ओर संकेत दिया गया है? अत्यधिक हर्ष पर मृत्यु, अत्यधिक शोक पर मृत्यु, शोक और हर्ष के संयोग पर मृत्यु, अत्यधिक रोष पर मृत्यु। तो एक तरीके से पूरा मृत्यु की तरफ ही ये पंक्तियां संकेतित कर रही हैं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शोक और हर्ष के संयोग पर मृत्यु के बारे में इसमें कहा गया कि पीव बिछुरन को दूसहु दुख हरसहु जात प्योसार। मतलब एक तरफ शोक की बात की गई है, दूसरे तरफ हर्ष की। तो देखिए कोई जरूरी नहीं कि इस तरीके के प्रश्नों को आप कहीं किताब में देखें या फिर रटें ही, वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करते हुए भी हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीर्ण वन भूल जावन जावता गेंद गवय गिड़राज तीणवन जम्बुक ताखड़ा ऊधम मंडे आज। सूर्यमल मिश्र की उक्त पंक्तियों में जम्बुक ताखड़ा का अर्थ है। देखिए ये प्रश्न हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए उतना प्रासंगिक नहीं हो, लेकिन जानकारी तो ध्यान में रखें। मदमस्त हाथी, उद्धत गीदड़, क्रूर गैंडा, हिंसक वराह। इसका सही जवाब है यहाँ पर कि ये पंक्तियां में जो इन पंक्तियों में जम्बुक ताखड़ा दिया गया है, शब्द का मतलब है उद्धत गीदड़। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में दिनकर को कौन सी रचना लिखते हुए उक्त विचार आया? कुरुक्षेत्र भी सिलेबस में लगा हुआ है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। इस रचना को लिखते हुए कुरुक्षेत्र के संदर्भ में बातें आई हैं। ऑप्शन दिया गया हल्दी घाटी, पेशोला की प्रतिध्वनि, कलिंग विजय, झांसी की रानी। इसका सही जवाब है, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, कलिंग विजय के संदर्भ में यह बात आई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कामायनी की उक्ति पंक्ति में किसका वर्णन हुआ है? कामायनी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
तो देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कामायनी की उक्ति पंक्ति में किस पंक्ति से लिया गया है, यानी सर्ग यहाँ पर दिया गया है या फिर किसका वर्णन किया गया, ये यहाँ पर पूछा गया कि पंक्ति में किसका वर्णन हुआ है। ईड़ा, श्रद्धा, मनु, ईर्ष्या। तो हमें बताना है किसका वर्णन हुआ। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, श्रद्धा का। इनको किन किन प्रतीकों में देखा जाता है उनको भी ध्यान में रखिए कि ईड़ा किसका प्रतीक है, श्रद्धा, मनु किसका प्रतीक है। अगला प्रश्न है, उत्साह निबंध में कर्म में आनंद अनुभव करने वालों को क्या कहा गया है। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों को क्या कहा गया उत्साह निबंध में, और यह निबंध किसका है, आचार्य शुक्ल का है। तो इसको भी आप अपने मस्तिष्क में रखिए। उत्साही कर्मणि योद्धा तत्पर क्या कहा गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, कर्मणीय। ठीक है। खून का टीका में वर्णित मंजू वालेछा निम्न में से कहां का रहने वाला है। तो ये भी प्रश्न उतना प्रासंगिक नहीं है, जानकारी के लिए बस ध्यान में रखिए कि मंजू वालेछा कहां का रहने वाला है। मेवात, बांगड़, गोणवाड़, ढूंढाड़। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा कि गोणवाड़ का रहने वाला है। अगला प्रश्न है, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह की तर्पण। उसने कहा था, मैं उक्त कथन में निम्न में से किसका है। लाना सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह। तो उसने कहा था कहानी निश्चित तौर पर हर परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसके जो भी संवाद है उनको जरूर ध्यान में रखिए। सही जवाब है वजीरा सिंह ने इस कथन को कहा है, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। अगला प्रश्न है कि कर्तव्य उसके भीतर अरमान की भांति उछल रहा था। पूस की रात के उक्त पंक्ति में उसके शब्द किसके लिए आया है। यहाँ पर जो उसके दिया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है, ये सवाल पूछा जा रहा है। कर्तव्य उसके भीतर अरमान की भांति उछल रहा था। पूस की रात कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, तो वहीं से ये उठाया गया है। हल्कू, मुन्नी, जबरा, सहना किसके बारे में बात कही गई है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, जबरा। कर्तव्य उसके भीतर अरमान की भांति उछल रहा था। जबरा जो कि यहाँ पर एक पालतू कुत्ता के रूप में है, इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस का कथानक निम्न में से किस रचना पर आधारित है। तो पहले तो आना चाहिए कि लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है, ये नाटक विधा में है, तो नाटककार कौन है ये तुरंत दिमाग में आए, और साथ में किस रचना पर आधारित है। मेघदूत, सौंदरनंद, मालविकाग्निमित्र, मृच्छकटिकम। तो तुरंत आपके मन में आ गया होगा, हमने पढ़ा था कि इसमें सौंदरनंद के विषय वस्तु को उठाया गया है, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में अंततः चुनाव कौन जीतता है। एक खास कहानी को ध्यान में रख के यहाँ पर सवाल पूछा गया है, जानकारी के लिए ध्यान में रखिए। ऑप्शन दिया गया राम सिंह, इतवारी लाल, नाहर सिंह, लच्छी राम। तो पटाक्षेप नहीं होगा तो कभी समय निकालकर इस कहानी को जरूर पढ़िए। इसका सही जवाब हो गया नाहर सिंह, और ये राजस्थान की पृष्ठभूमि पर आधारित है। और पहले क्रिकेट मैच हुआ करता था तो एक नाहर सिंह स्टेडियम भी था, अब पता नहीं उसका नाम वही है या फिर बदल गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से पश्चिमी हिंदी से संबद्ध बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी से संबद्ध बोली नहीं है, ऑप्शन दिया गया ब्रज, बुंदेली, मारवाड़ी, खड़ी बोली। तो हमने पश्चिमी हिंदी को पढ़ाते वक्त उपभाषाओं के बारे में बात की, बोलियों के बारे में बात की, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, मारवाड़ी जो है। इसमें इसका जो सही जवाब यहाँ पर क्या है, मारवाड़ी पश्चिमी हिंदी से नहीं बल्कि राजस्थानी हिंदी से है। ठीक है, बाकी को आप ध्यान में रखिए कि सब ब्रज से पश्चिमी हिंदी से जुड़ी हुई। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है। खरोष्टी लिपि, कलिंग लिपि, ब्राह्मी लिपि, ग्रंथ लिपि। देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, इसके गुण और दोष, इसमें जो भी सुधार हुए हैं, कमेटियां बनी हुई हैं, उनको परीक्षा से पहले एक बार जरूर रिपीट कीजिए। सारी चीजें आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। जयशंकर प्रसाद कंकाल, अज्ञेय नदी के द्वीप,
प्रेमचंद गबन, कमलेश्वर वेदिन। तो हमें बताना है कि सुमेलित नहीं है, तो तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि हमने वेदिन निर्मल वर्मा के रचनाओं में पढ़ा था, तो इससे इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। ठीक है, बाकी को ऊपर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से मोहन राकेश कृत नाटक नहीं है। मोहन राकेश का कौन सा नाटक नहीं है? ऑप्शन दिया गया आषाढ़ का एक दिन, मादा कैक्टस, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। ठीक है, तो कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? तो तुरंत आपके मन में आ गया होगा, हमने मोहन राकेश के प्रमुख 3 नाटकों को पढ़ा था, मादा कैक्टस इनका नहीं है। इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है? मिट्टी की ओर, चिंतामणि, आत्मने पद, आलोक पर्व। तो चारों जो विकल्प दिए गए हैं सब अलग अलग निबंधकारों के हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, आलोक पर्व जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आत्मने अज्ञे और मिट्टी की ओर दिनकर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि भीति और भित्ति शब्द युग्म का सही अर्थ है। यानी 2 शब्द दिए गए हैं, इन दोनों शब्दों के हमें अर्थ बताने। भय दीवार, भय चित्र, संकट चित्र, चित्र संकट। देखिए घुमा फिरा कर दिया गया है, बस हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा इसका सही अर्थ होगा। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है भय दीवार। अगला प्रश्न है वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है? यहाँ पर मानक हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, ध्यान में रखना है। वह चलेगा कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, भविष्य काल। 4 ऑप्शन दिए गए, उन ऑप्शनों में हमें बताना है कि कौन सा सही है। ये क्या हो गया? ऑप्शन तीसरा, सामान्य भविष्य काल जो है बता रहा है कि वह चलेगा, मतलब कि अभी कंटिन्यू नहीं है, आगे भविष्य की बात हो रही है। अनल अनिल शब्द युग्म का अर्थ है हवा अग्नि, अग्नि हवा, हवा जल, जल हवा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, अग्नि हवा। अनल मतलब अग्नि और अनल मतलब हवा। ठीक है, अनल मतलब अग्नि, अनिल मतलब हवा। अगला प्रश्न है कि आश्रय की चेष्टाओं को कहते हैं। आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। तो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अनुभाव। अनुभाव 4 तरीके के होते हैं, कौन कौन से हैं वो सब दिमाग में बैठ गया होगा। इसमें देखिए चेष्टा की बात की गई है, तो कहीं कहीं वो अनुभाव से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द स्त्री लिंग रूप है? तुरई, सरसों, आलू, आंख नाक कान, लौकी चटाई मिठाई, सूजी गेहूं चना। तो ऐसा विकल्प हमें बताना है जिसमें सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, देख रहे हैं आप ऑप्शन को पढ़ने के बाद, तीसरा ऑप्शन जिसमें कि लौकी चटाई मिठाई, ये क्या है? सभी स्त्रीलिंग है, बाकी में कुछ कुछ पुरुष आ गए हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से तीसरा ऑप्शन क्या है इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है कि क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक है। संप्रदान, अपादान, करण, अधिकरण। क्रिया के साधन का बोध कराने वाला जो कारक है वो कौन सा है? वो है करण कारक। किस विकल्प में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य, वाच्य जैसे कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो हमें बताना है कि किसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। मजदूर पेड़ से फल तोड़ रहा है, खेतों में सिंचाई हो रही है, किसान से चला नहीं जाता, वह चाकू से सब्जी काट रहा है। तो इसमें भाव वाक्य कौन सा है? तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है। यहाँ पर लिखा जैसे चला नहीं जाता, ये क्या है? भाववाच्य। सही जवाब हो गया तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुवचनवाची नहीं है? कौन सा विकल्प जो कि बहुवचनवाची नहीं है? तारागण, दूध वाला, पाठक वर्ग, गुरुजन। इसमें से हमें सही जवाब बताना है। तो क्या हो गया? दूध वाला जो दिया गया है बहुवचनवाची नहीं है, बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो सिंगल व्यक्ति के लिए ही इंडिकेट कर रहा है।
अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने। ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में प्रायः आता ही रहता है। सही जवाब हो गया 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गंभीर वाचन का उद्देश्य है। गंभीर वाचन का उद्देश्य क्या है? अवकाश का सदुपयोग करना, आनंद प्राप्त करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना, भाषा का अभ्यास करना। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये, खासतौर से मेरे दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि गंभीर वाचन जो कि मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, उद्देश्य क्या है इसका? विषय वस्तु पर अधिकार करना। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि जिस भी चीज की हम तैयारी कर रहे हैं उस पर हम कंसंट्रेट रहें। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। वाचन शिक्षण की ध्वन्यात्मक पद्धति किन विधियों के अंतर्गत आती है? ऑप्शन दिया गया है विश्लेषणात्मक विधियां, समाहार विधियां, संश्लेषणात्मक विधियां, संगति विधियां। तो इन विधियों को आप देख रहे हैं, इसमें वाचन शिक्षण की ध्वन्यात्मक पद्धति किसके अंतर्गत आती है? सही जवाब यहां पर हो रहा है ऑप्शन तीसरा, संश्लेषणात्मक विधियां। अगला प्रश्न है कि मूर्धा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यंजन है। मूर्धा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यंजन है। तो उच्चारण स्थानों को आप एक बार जरूर अपने दिमाग में दौड़ाइए। ऑप्शन दिया गया त, ट, द, म। तो मूर्धा कौन सा है? सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, ट। एक बार बोलकर आप देखेंगे तो ट आपके मूर्धा जो स्थान है ऊपर जाके जीवा एक बार लड़ेगी। जैसे त हो गया, द हो गया, म हो गया। म तो ओष्ठ में आ जाएगा या फिर इसको अनुसार के अंतर्गत भी रखा जाता है। त दंत में आ गया, दंत दंत में आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह मुख और नासिक दोनों रंध्रों से होकर निकलता है उन्हें कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, नासिक के व्यंजन। तो क्या कहा जाता है? जब मुख और नासिक यानी मुख और नाक दोनों से ध्वनियां निकलती हैं तो क्या कहलाता है? नासिक के व्यंजन, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। तो हमने एक छोटे से प्रैक्टिस के माध्यम से एक बार फिर से आपको परीक्षा से जोड़ने के प्रयास में ये अभ्यास सेट प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। थोड़ा सा बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने निरंतरता को थोड़ा सा तोड़ा है, लेकिन मुझे चिंता थी कि मेरे विद्यार्थी सब इंतजार कर रहे होंगे क्या करूं। तो जैसे ही थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो मैं तुरंत वापस आप सभी के लिए आया। तो लगातार जुड़े रहिए और पुराने वीडियोज को देखते रहिए, पुराने लेक्चर्स को देखते रहिए, अभ्यास सेट को करते रहिए। लगातार जुड़े रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। यही मूल मंत्र है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।